इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने रीसेंट एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है कि अब सिर्फ गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं है, अब हमारी एग्जिस्टेंस का मसला बन चुका है। इस तरह से कोई ख़त्म हो सकता है तारीख को अगर हम देखें तो? अच्छा, बड़ा अहम सवाल है और ये सिर्फ राना सनाउल्लाह ये बात नहीं कह रहे। आज मरियम नवाज साहिबा जो भी लॉयर्स विंग से अपनी बात कर रही थी उसमें उन्होंने यही कहा कि जी रियासत जो है वो इमरान खान का बंदोबस्त करे। तो इससे नज़र ये आता है कि उनकी पूरी क़यादत समझती है कि जब तक इमरान खान मैदान में हमारी दाल भी नहीं गलनी। दौर में जिस तरह जर्मनी में रेन ऑफ टेरर कहते थे ना इसको, कि जिसकी हुकूमत आ और मुखालिफिन को उन्होंने या असैसिनेट करना शुरू कर दिया या फिर उसके बाद में इतना खौफ पैदा हो गया कि कोई किसी एक पार्टी के खिलाफ बोलते हुए भी डरा करता था। पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी। पाकिस्तान की स्थिति किसी जंग से कम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जंग वाला माहौल ही है पाकिस्तान के अंदर। आप देखो खुलेआम बातें हो रही हैं कि हम तो इसको उड़ा देंगे, हम तो इमरान खान को जीने नहीं देंगे। इमरान खान कह रहा है कि मैं तुम्हें नस्तो नाबूद कर दूंगा, तुम मुझे थोड़ा सा और परेशान करो, मैं इतना खौफनाक हो जाऊंगा, तुमको जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें ग्राउंड पर भी हम देख रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर वर्सेस नॉन इमरान खान के सपोर्टर, इन दोनों में तगड़ी रंजिश है। पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, लड़ाई पीट मारपीट झगड़े के, मर्डर तक के, जिसमें मुख्य रीजन आखिरकार में निकल आ रहा है इमरान खान की बेइज्जती करने की वजह से उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया, पीट पीट के निपटा डाला। ऐसे मामले पाकिस्तान में सामने इतना ज्यादा, किसी रेडिकलाइज कंट्री में ऐसे मामले आते हैं ना तो फिर वो कंट्री में एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो जाते हैं। वही अब यहाँ पे होता भी। आप देखो जैसी जाहिल कौम है ये भी इस तरीके से लड़ेंगे, ऐसी मौत नाचेगी, दुनिया के किसी देश में नहीं देखा होगा। अब उससे खौफजदा भी है, घबराए हुए भी, क्योंकि अगर इमरान दोबारा आ जाते हैं इंतखाबात के ज़रिए तो यकीनन इमरान खान जो हैं वो कहते हैं ना कि जहाँ पे वो कहेंगे वोटिंग की बात होगी वहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे, एहतिसाब की भी बात करेंगे, वहाँ पर वो जो है रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे। इस वजह से मैं समझता हूँ कि घबराहट तारी है इन लोगों में। लेकिन हमें समझना ये चाहिए, जो आपने सवाल किया कि जी माजी से हमें क्या सबक मिलता है। माजी में भी एक ज़माना था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय किया था कि जी नवाज शरीफ साहब को नहीं आने देना, लेकिन आपने देखा नवाज शरीफ साहब की जगह बनी, दोबारा बनी, वापस आए। वो बेनज़ीर साहिबा के मुतालिक यही कहा जाता था, सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। तो सियासत में ये नहीं होता कि अगर किसी को सिस्टम ने एक मरतबा मना कर दिया तो दोबारा उसकी सिस्टम में एंट्री नहीं हो सकती। तो मुझे तो वो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो भी हुकूमत में आएगा उसकी पहली है कि जो मेरे मुखालिफिन हैं उनमें से एक भी जेल से बाहर नहीं होना चाहिए, सब पर FIRs होनी चाहिए और मुकदमेबाजी भी शुरू हो जाती है। तो ये जो सर्कल ऑफ ईवल चल पड़ा है कि जो गवर्नमेंट में आएगा वो अपोजिशन को दीवार से लगाएगा, मुकदमेबाजी करेगा, इसके अलावा सेंसरशिप के कवानीन लेकर आएगा। अगर नून लीग पीका ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो PTI आके उसमें 2 साल की सजा का इजाफा कर देती है। तो हर गवर्नमेंट में हम यही होता हुआ देख रहे हैं। राना साहब की स्टेटमेंट को भी मैं इसी तरह देखता हूँ कि ये जो रेट्रीब्यूशन की पॉलिटिक्स है, ये जो बदले की आग है, ये इतनी बढ़ चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर तोड़ना भी पड़ जाए तो हमें इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये कि या ये बचेंगे या हम बचेंगे। तो अपोजिशन का मकसद ये नहीं होता कि किसी को सफाई हस्ती से मिटा दी जाए या उस पर हमलावर हो जाएं आप। हमें ये समझना चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई बहुत मोनेलिथ नहीं होता। उसके अंदर भी बज़ाहिर लगता है कि जी एक जगह पे सब जमा है और सब एक ही लाइन टो करें, लेकिन उसमें भी मुख्तलिफ फैक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मुख्तलिफ सोच होती है। बाज़ औक़ात एक सोच जो है वो डोमिनेट करती है, एक सोच जो है वो हावी हो जाती है। जैसे अभी नज़र ही आ रहा है कि जी इमरान मुखालिफ सोच है, लेकिन यकीनन उसी इस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी समझदार लोग हैं, उन्हें भी इस मुल्क के मुस्तक़बिल का उतना ही ख्याल है जितना हमें और आपको है। तो जब उन्हें नज़र आएगा कि जनाब एक अवाम में पजीराई भी है और जो लोग इस वक्त कहते हैं ना कि इंतखाबात के ज़रिए जिसको लाया गया है, शहबाज शरीफ साहब को या शरीफ ख़ानदान की सियासी इहा की बात हो रही है, उनकी जो है लोगों में पजीराई नहीं है। उनका जो कैपिटल है, सियासी कैपिटल, वो घटता जा रहा है, मनफी हो गया है। या रियासत की मशीन खिलाफ इस्तेमाल शुरू कर दें, उसका मतलब ये होता है कि आप पिन पॉइंट करें कि गवर्नमेंट जो कानून साजी कर रही है उसमें रिफॉर्म की कितनी गुंजाइश है और वो आइडियोलॉजिकली कितनी करेक्ट है। तो वो यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि हर बहस तो पार्लियामेंट से बाहर होती है। पार्लियामेंट तो बिल्कुल बेतौकीर इन सियासी पार्टियों ने कर दी है, जहाँ ना ये हाजिरी मेंटेन करते हैं, किसी ने इस्तीफे दे दिए, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो भी नैब के लॉज पास करवाई जा रहे हैं, और वो साथ साथ ऑडियो लीक्स के ऊपर करारदादे मंजूर करते हैं इस दौर के अंदर। तो आप देखिए कि ओवरऑल
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है जहां पर एप्लीकेशन होनी होती है कवानीन की, वो पार्लियामेंट का फ्लोर था, उसको तो सबसे ज्यादा जो है वो अनइम्पोर्टेंट कर दिया गया। नरेंद्र मोदी का अगर आप चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, तो वो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है, ठीक है। उसने चाय के ढाबे से जो है स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर उसने देखा अपने मुल्क के हालात को कि उनके मुल्क में क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से उसने स्ट्रगल किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते करते आखिरकार वो उस लेवल तक पहुँच गया। किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, उसको कहाँ से उठा के उसने एक लेवल तक पहुँचाया है, ठीक है। और इसमें मोदी का ही पूरा हाथ है कि उसने, आप उसकी शोबिस को ले लें, ठीक है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ले लें, उनके आप जो है टेक्सटाइल, उनकी किसी भी शोबे को ले लें, ठीक है। वो आईटी के लिए देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे है, नंबर 1 जा रहा है, ठीक है। एलओसी की बात करूंगी, वहाँ पे जब हम एलओसी पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब वो यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, जो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे जो सियासतदान है, ठीक है, इनको सिर्फ एक काम आता है, सिर्फ एक काम में ये नंबर हैं, वो है करप्शन करने में, करप्शन करने में, उसको छुपाने में, यहाँ से लेके भाग जाने में ये एक्सपर्ट हैं। 4 कश्मीर है टोटल, कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। इसके दिल के अंदर एक हमदर्दी थी कि यार अपने मुल्क के लोगों के लिए जो है कुछ करना है। पाकिस्तान के अंदर ऐलान जंग हो चुका है। खुलेआम किसी देश का गृह मंत्री ये बोले कि हम जो है ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता को, बल्कि ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता नहीं, अभी इस समय में वो पूरे देश का सबसे बड़ा नेता, इतनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की नहीं है जितनी इमरान खान की आज लोकप्रियता है। लोग मरने मारने को तैयार हैं। वो बोले कि गृह मंत्री बोले कि या तो मैं रहूंगा या तो वो रहूंगा। अमूमन ऐसी इतने कड़े स्टेटमेंट आपको रशिया यूक्रेन के बीच में भी नहीं सुनने को नजर आए होंगे। इतने कड़े स्टेटमेंट आपको संभवतः जितने चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं सुनने को आए होंगे कि हम या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। जैसे कड़े स्टेटमेंट यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर सुनने को नजर आ रहे हैं। अब ये मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि जो इमरान खान है उसकी ताकत है, उसकी 2 मुख्य ताकतें हैं। एक उसका स्ट्रीट पावर, उसके पीछे पाकिस्तान की जनता पागल है। मतलब मोहम्मद साहब के बाद कि इस्लाम में ऐसा लगता है दूसरा नंबर जो है वो इमरान खान को दे दिया है। पाकिस्तानी मुसलमानों ने कम से कम दूसरा नंबर दे दिया है उसको। इमरान खान को कोई गाली देता है तो वो सीधे सीधे इस्लाम को गाली देना उसको मान लेते हैं। सीधे सीधे इमरान खान कुछ बोलना मतलब कि इस्लाम को बोलने जैसा। इतना ज्यादा उसके लिए मरने मारने के लोग तैयार हैं। पहली ताकत है उसकी स्ट्रीट पावर, जो लोग उसके लिए एकदम पागल हैं, सड़कों पे लेट जाते हैं। दूसरी उसकी पावर है, जितने आतंकवादी संगठन है, टीटीपी हो, बीएलए हो और बलोचों के बाकी सेगमेंट हो, सब के सब एकटक खड़े रहते हैं इमरान खान के साथ और इमरान खान का सपोर्ट करते हैं। आप देखो जब इमरान खान पावर में था
तब मामले कम थे। इमरान खान पावर में जाने के बाद मामले बढ़े भी हैं, और इमरान खान कई बार बोलता भी है कि मुझको तुम परेशान करोगे, मैं अफगानिस्तान से ऑपरेट करूंगा। कौन है तुम्हारा अफगानिस्तान में जो वहां से ऑपरेट करोगे? उसके पूरा कनेक्शन है वहां पे। उसी के कहने पे पाकिस्तानी फौज को इतना नुकसान पहुंचाया भी जा रहा है दरअसल। दूसरी तरफ सरकार जिसके पास में ना स्ट्रीट पावर है, ना कुछ है, ना ही पब्लिक में पॉपुलैरिटी है, इनके कार्यकर्ता कहीं जाते हैं तो भगाए जा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है। पर इनके पीछे पाकिस्तानी फौज है, फौज के पास में हथियार है, फौज के पास में पूरी पाकिस्तान की चाबी है। तो ये जब दो महाशक्तियां टकराती हैं, आज से पहले कभी भी आप देखो, एक शेख मुजीबुर रहमान था, शेख मुजीबुर रहमान था जिसने टकराया, जो व्यक्ति टकराया था पाकिस्तान से, और हमने देखा कि कितना उसका भारी परिणाम हुए। आज कहीं से भी शेख मुजीबुर रहमान से आपको कम नहीं नजर आएगा इमरान खान, थोड़ा बहुत ज्यादा जरूर नजर आ सकता है। ये दोनों जो टकराएंगे, ये दोनों अभी तक जितना टकराए, जब तक कुछ एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है, उसका नतीजा ये है इकोनॉमी इनकी खस्ता हाल हो गई। अब खुलेआम दे तेरी में तेरी होगा, तब आप अंदाजा लगा लो पाकिस्तान कैसे वाकई में स्टोन एज में चला जाने वाला है।